अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम 9th क्लास का फ़िज़िक्स का चैप्टर 2 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। 2025 का जो अपडेटेड सिलेबस है हमारे पास आया। अपडेटेड सिलेबस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐड भी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें रिमूव हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई हैं। ठीक है, तो उसमें मैं हर चीज़ को इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कवर कर सकूँ और मैं आपको हर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डिफाइंस वगैरह और किस चीज़ पे आपको फोकस करना है, कौन सी चीज़ आपको उस तरह याद करनी है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ जो है वो साथ साथ बता सकूँ ताकि आप जो है अपनी तैयारी साथ साथ कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास जो है वो काइनेमैटिक्स जो चैप्टर स्टार्ट होता है, साथ ही हमारे पास सबसे पहले जो है वो मैकेनिक्स की जो है वो डिफ़ाइन दी हुई है कि मैकेनिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द फोर्स दैट चेंजेस। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि हमारे पास किसी भी चीज़ के जो मोशन होता है उसको और जो फोर्सेस को चेंज कर रही हैं उसको डिस्कस करता है। अब जैसे कोई भी चीज़ है वो हरकत में है, वो मोशन में है, वो चल रही है, तो उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट हो रही हैं। ठीक है, उसके उस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और बहुत सारी फोर्सेस उस पर चेंज भी हो रही हैं। ठीक है, मैं अपना हाथ ला रही हूँ, मेरा हाथ एक मोशन में है। ठीक है, इस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो मैकेनिक्स बेसिकली हमें देखती है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, जो चीज़ों का मोशन है, गाड़ी का चलना, शॉपिंग कार्ट का चलना, किसी भी चीज़ का जो मोशन होता है वो किस तरह होता है और उस पर किस तरह फोर्सेस चेंज होती हैं। ठीक है, ये तो थी हमारे पास मैकेनिक्स की डिफ़ाइन। आगे मैकेनिक्स में हमारे पास दो आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं, दो ब्रांचेज आ जाती हैं। पहली हमारे पास ब्रांच है काइनेमैटिक्स और दूसरी है डायनेमिक। काइनेमैटिक्स क्या होती है? सबसे पहले कि हम बुक की डिफ़ाइन देखें, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। मैकेनिक्स की आगे जैसे कि दो ब्रांचेस है, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स में हम देखते हैं कि हाउ मूव, चीज़ें कैसे मूव करती हैं, और डायनेमिक्स में हम देखते हैं वाई मूव। ठीक है, अब हाउ मूव, जैसे ड्राइविंग कार है, थ्रोइंग बॉल है, हम कोई भी कार ड्राइव कर रही है वो कैसे मूव कर रही है, वो एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, वो एक राउंड लेके मूव कर रही है। ऐसे बॉल थ्रो जब हम करते हैं, कोई बॉल आप लेते हैं और उसको फेंकते हैं, ठीक है, वो एक बॉल आप यहाँ पे और आपने उस बॉल को थ्रो किया और वो एक स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ तक पहुँच गई है, तो वो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऐसे एक पाथ जो है वो कवर करेगी, वो उसको हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें चीज़ें कैसे मूव करती हैं। अब हम बुक की डिफ़ाइन देख लेते हैं। बुक में उन्होंने हमें बताया है कि काइनेमैटिक इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग टू फोर्सेस। काइनेमैटिक्स में हम ये देखते हैं कि चीज़ों को, जो मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट रेफरिंग फोर्सेस में, हम ये नहीं देखते कि फोर्स क्या है, हम फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं करते, हम बस ये देखते हैं कि उस चीज़ का मोशन, उस चीज़ की हरकत कैसे हुई है। अब डायनेमिक्स में हम देखते हैं कि वाई मूव, चीज़ ये क्यों मूव की है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगी, किस चीज़ ने उसको मूव करवाया है, किस चीज़ ने उसको हरकत दिलाई। जैसे कि पुशिंग अ शॉपिंग कार्ट, आप जब शॉपिंग करने जाते हैं उसमें आप एक कार्ट लेते हैं और आप उसको मुसलसल पुश कर रहे होते हैं। ठीक है, जब आप उसको पुश कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं। ठीक है, आप उसको कई दफ़ा रोकते हैं, फिर उसके व्हील्स को उसको अगर मोड़ना, उसके व्हील्स रिवॉल्व हो रहे होते हैं और वो चल रही होती है। तो ये सारे जो है उसको किस तरह मूव करें, उसमें कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, वो सारा कुछ हम डायनामिक्स में देखते हैं। अब बुक की डिफाइन देखेंगे। डायनेमिक्स डील विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, काइनेमैटिक्स में हम देखते हैं कि जो हम चीज़ों का मोशन को स्टडी करते हैं बगैर किसी फोर्स के रेफ़र किए, लेकिन डायनेमिक्स में जो है फोर्स और उसके इफेक्ट को, जो उसके मोशन पे लग रहा होता है, उसको हम डील करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें डेली लाइफ एग्जांपल भी दिए, जैसे कार हैं, बसेस हैं, मोटरसाइकिल हैं जो कि रोड्स पे मूव कर रही होती हैं, एरोप्लेन्स हैं, वाटर फ्लोइंग हो रही होती है कनाल्स में, कुछ चीज़ें गिर रही होती हैं टेबल से, ये सब कुछ जो है ये हमारे पास मूवमेंट में, मोशन ऑफ उसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने मैकेनिक्स की डिफ़ाइन याद करनी है, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स की डिफ़ाइन भी याद करनी है। इन दोनों का डिफरेंस भी आपके पास आ सकता है शॉर्ट में पेपर में। ठीक है, तो ये जो चीज़ है आपने इसको अच्छी तरह कवर करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्केलर एंड वेक्टर। दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। स्केलर यहाँ पे हमें डिफाइन दी हुई, इससे पहले हम स्केलर की डिफाइन को देखेंगे। स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है विच कैन डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैग्नीट्यूड एक न्यू वर्ड होगा। मैं मैग्नीट्यूड आपको बता देती हूँ क्या होता है। कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़, अमाउंट और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की साइज़ क्या है उसका, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। जैसे कि स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, हम कह देते हैं कि एक गाड़ी है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, या आपने रोड सिग्नल्स पे देखा होगा वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है कि 100 किलोमीटर पर आवर है, या 60 किलोमीटर पर आवर है। उसमें जो 60 होता है ना वो मैग्नीट्यूड होता है।
ऐसे डिस्टेंस आपने देखा होगा, हम कहते हैं 5 मीटर उसने कवर कर लिया, उसने 5 किलोमीटर कवर कर लिया। तो जो नंबर होता है, जो हमें अमाउंट बताई जा रही होती है, क्या होता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि सिर्फ कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। इसमें हम सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो चीज़ जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और हम जो है जब भी हमें कोई चीज़ मैग्नीट्यूड के साथ हमें बताई जाएगी तो हमें पता चल जाएगा ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। उसके लिए हमें किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कोई कहे कि मैंने 5 kg शुगर जो है मैं लेके आया हूँ, ठीक है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि वो चीनी जो है किस रुख में पड़ी है, किस तरह है। आपने जब 5 kg सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि 5 kg कितना ज़्यादा होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो है इसमें आपको ये भी बताया गया कि एक नंबर अप्रोप्रिएट यूनिट होता है, ठीक है, ठीक है। और अब इसमें मैस स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, जैसे कि अब हमारे पास डिस्टेंस है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, टेम्परेचर है, ये सब हमारे पास जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब टेम्परेचर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कैसे है, अब हमें कोई कहता है कि जैसे कि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोई हमें कहता है कि 30 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ टेम्परेचर हाई है। कोई हमें बताता है कि 40 आज हुआ है, हीट वेव आई हुई है, तो हमें जो पता लग जाता है कि हाँ 40 सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री है, इतना है हमारे पास, तो आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ हमें क्वांटिटी देखते हैं और हमें पता लग जाता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये ऐसे है, तो वो क्या होती है, वो स्केलर होती है। समझ आ गई। अब नेक्स्ट पे हम जो देखेंगे वो है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि नीड करती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि स्केलर में हमें सिर्फ नंबर पता लगते हैं, ठीक है, नंबर हमने देख लिए और हमें पता लग जाएगा भाई कि हाँ ये स्केलर क्वांटिटी है और हाँ ये चीज़ ऐसे हो रही है, टेम्परेचर इतना है, ये इतना है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी होना ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन जो है वो जब तक उसकी डायरेक्शन नहीं होगी तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब उसकी डायरेक्शन भी हमें मिल जाएगी तब वो कम्प्लीटली जो है वो हमें डिस्क्राइब हो जाएगा। जैसे कि कोई हमें बताता है कि जो गाड़ी है वो 25 मीटर पर सेकंड की जो है वो स्पीड से जा रही है नॉर्थ में, ठीक है। अब 25 मीटर पर सेकंड हमारे पास क्या था, वो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। डायरेक्शन जब हमें पता चल जाएगी कि वो नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, ईस्ट में आ रही है, वेस्ट में आ रही है, तब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर हमारे पास ये होता है कि उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होती है और उसमें हमारे जो पास जो है वो उसको हमें उसका मैग्नीट्यूड भी जो है वो मालूम होता है। और इसके एग्जांपल्स में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन आ जाती है, वेट आ जाता है, फोर्स आ जाती है, ठीक है। वेट जो है अब हमारे पास जो है हमें पता लग जाता है कि इतने, अगर हमें कोई कहेगा कि 25 kg और 25 ग्राम इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, एक्सेलरेशन जो होती है हमारे पास, ऐसे जो एक्सेलरेशन होती है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज जो हमारे पास ऑफ वेलोसिटी होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब हमारे पास जो स्पीड का चेंज हो रहा होता है उसको हम एक्सेलरेशन जो है वो करते हैं। आगे फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी, वो इंशाल्लाह हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ एक्सेलरेशन बता देंगे कि इतनी एक्सेलरेशन है तो वो हमें उसके क्लियर नहीं होगा जब तक हमारे पास आगे डायरेक्शन और हर चीज़ नहीं होगी। जैसे ही हम आगे इसको एक्सेलरेशन को और वेट और फोर्सेस को आगे पढ़ेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। अब जैसे कि आपने पढ़ा है कि वेक्टर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो अब जिस चीज़ की डायरेक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई तरीका भी तो होता है। सबसे पहले इन्होंने हमें एक ग्राफ दिया है, वो ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन्होंने किस तरह बनाया है, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें डायरेक्शन दी हुई हैं, डिफरेंट डायरेक्शन दी हुई हैं। इसमें इन्होंने हमें ये हमारे पास ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ये हमें डायरेक्शंस दी हुई हैं 4, ठीक है। और हमें कोई भी चीज़ अगर रिप्रेजेंट करनी होती है तो अब हमारे पास ये 4 डायरेक्शंस होंगी जिसमें हम कोई भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। इसको आप जब ऐसे ग्राफ में और ऐसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम इस ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली हम एक लाइन बनाते होते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे पास ऐसे जा रही है। मतलब एक चीज़ है वो हमारे पास ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान मूव कर रही है, लेकिन जब मूव करी तो यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर होता है एंगल, हमारे पास एंगल भी बन रहा होता है इसमें। लेकिन जब हम इसमें फिजिक्स में आप इसको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे लिखते हैं, इसमें हम इसको लिखते हैं एक्स। हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये होते हैं, ठीक है। ये होता है एक्स, ये पॉजिटिव एक्स होता है, ये पॉजिटिव वाई होता है, ये नेगेटिव एक्स होता है और ये नेगेटिव वाई होता है। एक्स वाई, नेगेटिव एक्स और नेगेटिव वाई, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ होता है, ठीक है। चलिए अब हम बुक से देखते हैं।
सबसे पहले उन्होंने हमें इसमें बताया है कि आप जो है जो भी हमने चीज़ कोई भी डायरेक्शन होती है, जो भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उसके ऊपर एक एरो होता है हमारे पास, ए एरो, वी और डी, ठीक है। ऐसे हमें एक एरो गिवन होता है, ठीक है। और इसको इटैलिक लेटर्स में अगर आप लिखेंगे, आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप में हमारे पास एक इटैलिक फैक्टर होता है, उसमें जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से लाइक टिल्ट हुए होते हैं, वो एक इटैलिक फैक्टर होता है। उसमें अगर आप लिखेंगे तो आपको फिर एरोस की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें जो अगली बात हमें बताएगी कि जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट होता है स्ट्रेट लाइन जो एरो हेड के साथ। अब एरो हेड क्या है? एरो हेड हमारे पास ये होता है, ठीक है। आपने एरो हेड से रिप्रेजेंट करना होता है जिस भी डायरेक्शन में वो चीज़ जा रही है। डायरेक्शन हमारे पास ऐसे कभी नहीं आएगी, हमारा एरो हेड कभी ऐसे नहीं होगा, हमारा एरो हेड हमेशा ऐसे ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास इसमें आ जाती है वह कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं। किसी भी डायरेक्शन को जो हमने करना होता है तो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास होती है कि ये जो लाइन है हमारे पास परपेंडिकुलर है। दो म्यूचुअल जब परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास होंगी तब जो है हम इस डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को दिखाने के लिए। अगर हम साउथ मतलब एक हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो डायरेक्शंस दी हुई हैं तो एक लाइन हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन हम इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास डाटा किस तरह का दिया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने एक और बात बताई कि हम दो लाइन्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जो परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर की। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और एक्स, नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन वाई और वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब हमारे पास वर्टिकल लाइन ये वाई और वाई नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स नेगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ठीक है। और इनके दरमियान जो भी हम डायरेक्शन हम बता रहे हैं कि इसमें फोर्स लग रही है, इसमें डायरेक्शन ये है, तो उनके दरमियान जो है वो एक एंगल बनता है, ठीक है। और एक और बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो ये है कि ये जो है हमारे पास हमेशा जो मैयर होती है, जो एंगल हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ होता है वो हमेशा राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है हमारे पास। हम जब भी एंगल बनाते हैं ना इसका, तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाते हैं। हम कभी इसका एंगल नीचे को एरो कभी नहीं बनाएंगे, हमेशा इसका एरो जो है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास कि इसमें जो बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। जो लाइन मैंने हाईलाइटेड की हुई है बेसिकली आप इनको देख लें, इन्हीं को आप पढ़ लें। ये इसमें सबसे शॉर्ट आ जाता होता है, ये MCQs आ जाता होता है, तो आप इसको जो है वो देख लीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैंने नंबर भी पिन किया हुआ है, आप उस नंबर पर रब्ता करके जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।